अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एशिया पैसिफिक के 15 मुल्कों ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड एग्रीमेंट पर इत्तेफाक किया है और उसे साइन भी किया है। इनमें से चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और आसियान के 10 मुल्क शामिल हैं। अलबत्ता बांग्लादेश इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं है क्योंकि बांग्लादेश इस एग्रीमेंट की कंडीशंस पर पूरा नहीं उतर रहा था, इसीलिए इसमें शामिल नहीं हुआ। जबकि इंडिया ने चीन की वजह से इसमें शिरकत ही नहीं की। इंडिया को इन्विटेशन दी गई थी लेकिन इंडिया ने इसमें शिरकत नहीं की। बांग्लादेश अकेला मुल्क नहीं है जो कि क्राइटेरिया मीट ना करने की वजह से इसमें शामिल नहीं है। बांग्लादेश के अलावा नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे अहम तरीन चीनी इत्तेहादी भी इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है इस एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए। ये सिर्फ उन मुल्कों के लिए था जिन्होंने पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। बांग्लादेश का इस वक्त सारा ध्यान जो नजर आ रहा है वो दूसरे मुल्कों के साथ बायलैटरल लेवल पर ट्रेड को बढ़ाने पे नजर आ रहा है। ये स्ट्रेटजी बांग्लादेश की एक हद तक तो फायदा देती है, लेकिन जब इकोनॉमी का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो मुल्कों की ये जरूरत बन जाती है फिर कि वो इस किस्म के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं बड़े वाले, इनका हिस्सा बन जाए। बांग्लादेश अगर एलिजिबल होता भी तब भी बांग्लादेश की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका ये मानना है कि इस वक्त इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनना हमारे लिए इतना बेहतर नहीं है क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट का सिर्फ 10.5% हिस्सा है वो इन मुल्कों से होता है जो कि इस एग्रीमेंट का हिस्सा है। बाकी की जो हमारी 90% से ऊपर की जो एक्सपोर्ट है वो उन मुल्कों में होती है जो कि इस एग्रीमेंट में है ही नहीं। ये याद रहे कि इस RCEP नाम का जो प्लेटफॉर्म है इसको इनिशिएट भी चीन ने ही किया हुआ है। यही वजह है कि इंडिया इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बना है। इंडिया ये समझ रहा है कि इसको ज्वाइन करने से मजीद एक सैलाब आ जाएगा चाइनीज इंपोर्ट्स का इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, जहां पर पहले ही चीन डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है और इंडिया के लिए उससे जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। लाखों कोशिशें करने के बावजूद, बड़ी बड़ी बायकॉट चाइना कैंपेन्स चलाने के बावजूद भी चीन की इंपोर्ट्स इंडियन मार्केट्स में बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। शायद बांग्लादेश को भी यही कंसर्न है इस एग्रीमेंट से, और अगर बांग्लादेश को ऑफर की भी जाती है तब भी ये दिलचस्प होगा देखना कि बांग्लादेश किस तरह से इसका रिस्पॉन्स देता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि अगर चीन से इस कदर ज्यादा चीजें लोकल मार्केट में मंगवाई भी जाती हैं तो हुकूमतें उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी तो लगाती हैं और इंपोर्ट ड्यूटीज लगाकर अरबों डॉलर्स कमाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश को ही देख लें, बांग्लादेश चीन से जो चीजें इंपोर्ट करता है इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है और हर साल बांग्लादेश चीन की इन चीजों से इंपोर्ट ड्यूटी की मद में 25,000 करोड़ से ज्यादा, 25,000 करोड़ टका से ज्यादा कमाता है। इसीलिए ये भी एक अहम सोर्स है फंड जनरेट करने के लिए हुकूमतों के लिए। हमारा ज़ाती ख्याल ये है कि बांग्लादेश को अगर ये एग्रीमेंट ज्वाइन करने का कहा भी जाए आगे चल के, तब भी बांग्लादेश इसको शायद ज्वाइन ना करे क्योंकि बांग्लादेश के लिए सिचुएशन इंडिया से मुख्तलिफ है और वो यूं कि 97% जो बांग्लादेश की चीज़ें चीन में बिकती हैं वो वैसे ही ड्यूटी फ्री कर रखी हैं चीन ने, ताकि बांग्लादेश मजीद मोटिवेट हो चीन में अपनी एक्सपोर्ट करने के लिए। चीन का गालिबन ये पहले से ही उन्होंने कैलकुलेशन करके रखी हुई थी, इसीलिए बांग्लादेश को दावत नहीं दी गई थी RCEP को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इंडिया को ये दावत दी गई थी बाज़ाब्ता, और इंडिया की जानिब से इसमें शिरकत ना करने पर जो चीन का सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जहां पर जो भी छपता है आप वो यूं समझें कि चीन की हुकूमत ही वो छपवाती है, उन्होंने इंडिया को आड़े हाथों लिया हुआ है और शदीद तनकीद उन्होंने इंडिया पे की हुई है इस इलॉजिकल किस्म के मूव पे। ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है कि इंडिया का यह मानना है कि ऑलरेडी चीन की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा ह्यूज है और हमारी जो चीन को उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट होती है वो बहुत ही कम है, इसीलिए हमारे लिए ये ऑप्शन फिजिबल है ही नहीं कि हम RCEP को ज्वाइन करें। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट्स को कोट करते हुए ये लिखा है कि वजह यह नहीं है जो इंडिया बता रहा है, असल वजह यह है कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे पावरफुल ग्रुप्स हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे और ये उन्हीं की कारस्तानियाँ हैं कि इंडिया इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से इनकार कर रहा है। एक जो सबसे मज़े की बात लिखी है ग्लोबल टाइम्स ने, या यूँ समझें कि बीजेपी सरकार को ट्रोल करते हुए चीन के इस सरकारी अखबार में लिखा है कि जब कोविड शुरू में चीन में फैल रहा था तब बहुत सारे इंडियंस ने यह समझा कि अब तो चीन गया, अब तो हमें बहुत ज़बरदस्त मौका मिल गया है चीन को पछाड़ने का और एशिया में अब तो हम ही सुपर पावर होंगे, चीन तो अभी अपने कोविड को संभालने में ही लग जाएगा और ये बीमारी चीन को खा जाएगी।
इसके बाद इंडिया ने हाई लेवल की लॉबिंग शुरू कर दी। ये ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि हाई लेवल की लॉबिंग शुरू कर दी मल्टीनेशनल कंपनियों को लारा लप्पा देकर चीन से इंडिया शिफ्ट करने के लिए, कि वो चीन को छोड़कर इंडिया आकर मैन्युफैक्चरिंग करें, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लॉबिंग की गई, अरबों रुपए खर्च किए गए और ये कैलकुलेशन लगाई गई कि अब चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वार बस शुरू ही हो चुकी है और ट्रंप दोबारा भी जीत के आएगा और ये कोल्ड वार जारी रहेगी और हम इन दोनों के कोल्ड वार से, यानी इंडिया इन दोनों यानी चीन और अमेरिका के कोल्ड वार से फ़ायदा उठाएगा। और इंडिया ने इस उम्मीद के साथ अमेरिका के साथ दोस्ती भी कर रखी थी कि हम यूरोप और अमेरिका की जो कंपनियां हैं इनको चीन से निकालकर इंडिया लाएंगे। और ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि तारीख ये साबित करेगी अब कि जो मोदी रिजीम ने फैसले किए ये तारीखी ब्लंडर्स थे। ये सख्त अल्फाज ग्लोबल टाइम्स ने लिखे कि तारीख अब साबित करेगी कि मोदी जी ने क्या संगीन गलतियां कर डाली हैं। ये सब कुछ करके इंडिया ने ये सब कुछ करके ये उम्मीद लगाई हुई थी कि ट्रंप दोबारा हुकूमत में आएगा और ये सिलसिला जैसे चल रहा है चीन और अमेरिका का ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब जो बाइडन आ गया है और चीन का ये मानना है कि अमेरिका और चीन के जो बीच ताल्लुकात हैं इसमें अब डायलॉग्स होने जा रहे हैं, जहाँ पर ये सब ट्रंप का मचाया हुआ गंद जो है ये साफ हो जाएगा। और मोदी साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो कि अमेरिका और चीन के बीच में डायलॉग्स स्टार्ट हों। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी सख्त बात लिखी है कि इंडिया की मार्केट बज़ाहिर आपको बड़ी लगती होगी कि बहुत बड़ी मार्केट है, 1.3 बिलियन लोग हैं और इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है वगैरह वगैरह, लेकिन अंदर से असल में ये जो मार्केट है बहुत ही कंजर्वेटिव है और इसके अंदर जो एक्चुअल कंजम्पशन लेवल है ये बहुत ही कम है। यानी कंजम्पशन इतनी नहीं है ज़्यादा जितनी ये मार्केट बड़ी लगती है, दरअसल ये छोटी है अंदर से। और ग्लोबल टाइम्स कहता है कि अच्छा ही हुआ कि इंडिया इसमें नहीं आया, क्योंकि इंडिया इज अनेबल टू हेल्प अचीव एनीथिंग बट इज गुड एट स्पॉइलिंग। यानी चीन के सरकारी अखबार ने यह जुमला लिखा हुआ है कि इंडिया कुछ करने के लायक है ही नहीं, ये सिर्फ स्पॉइलिंग करना जानता है। दूसरे लफ्जों में ये कहें कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी फेरनी है, उसका गंद मचाना हो उसमें और उसको फेल करना हो प्रोजेक्ट को, तो आप उसमें इंडिया को शामिल कर लें। ये प्रोजेक्ट खुद ही फेल हो जाएगा और सियासत की नज़र हो जाएगा। यानी इंडिया को जब भी किसी डिसेंट किस्म के प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है उसने उस प्रोजेक्ट को गलती तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। इसकी मिसाल वैसे हम आपको दे सकते हैं कि आप सार्क का एक एग्जांपल देख लें कि बहुत ही अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, सालों से चल रही थी, काम कर रही थी। और इसके अंदर बैठ के ये जो एशिया के मुल्क हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, ये मुल्क बैठकर अपने मसाइल रिजॉल्व करते थे और बड़ा हेल्पफुल किस्म का प्लेटफॉर्म था। लेकिन इसको भी इंडिया ने अपनी सियासत की नज़र कर दिया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में सार्क होने जा रही थी और इंडिया ने इसमें गंद मचाते हुए इसका बायकॉट कर दिया था और उसके साथ ही दूसरे मुल्कों ने भी इसका बायकॉट कर दिया था जिनके ऊपर उस वक्त इंडिया का असर था। अब तो खैर ये असर नहीं रहा, अब तो चीन डोमिनेट कर रहा है इस पूरे रीजन को, लेकिन उस वक्त इंडिया का एक अच्छा खासा एक इम्पैक्ट था इस रीजन के ऊपर। और कांग्रेस की पॉलिसियां जब चल रही थी और इंडिया एक इस खित्ते में एक बड़ी पावर के तौर पर शुमार होता था, लेकिन वहाँ पर सार्क में गंद मचाया, सार्क को ख़राब कर दिया और सार्क डिस्टर्ब रहा इसके बाद। तो जब ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि इंडिया इज़ अनेबल टू हेल्प अचीव एनीथिंग बट इज़ गुड एट स्पॉइलिंग, तो उनका इशारा शायद इसी तरफ है कि इनको जब भी किसी प्लेटफॉर्म में शामिल किया जाता है ये उसमें पॉलिटिक्स लेकर आ जाते हैं और उसको गंद मचाते हुए उस प्रोजेक्ट को ही ख़राब कर देते हैं। ये नहायत ही सख्त जुमले थे जो कि ग्लोबल टाइम्स ने इंडिया के लिए इस्तेमाल किए। बहरहाल ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है कि इंडिया ने RCEP को ज्वाइन ना करके खुद को ग्लोबली आइसोलेट कर दिया हुआ है और आने वाले टाइम में सबको इसका अंदाज़ा हो जाएगा।